नमस्कार दोस्तों, आप सबका एस्ट्रो डिफा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कौन सी वो दशाएं होती हैं, ग्रहों की महादशाएं, अंतरदशाएं और गोचर, जो कि शादी दे सकते हैं, विवाह देते हैं व्यक्ति को। कौन से योगों में, दशाओं में शादी हो सकती है, इसको उदाहरण कुंडलियों से भी हम जानेंगे। वो रूल क्या होते हैं, वो दशाएं कौन सी होती है और उनको कुंडली में कैसे देखना चाहिए, इसके बारे में आज बात होगी। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप उससे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दी हुई वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो हम बात कर रहे हैं महादशाएं, अंतरदशाएं कौन सी वो हो सकती हैं जिसमें व्यक्ति की शादी हो सकती है, विवाह हो सकता है। देखिए, इसमें जो है मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाए हैं विवाह को लेके, अन्य पहलुओं को लेके कि शादी के योग जनरली कैसे हैं, जल्दी शादी होगी, देरी से शादी होगी, एवरेज पीरियड जो अमूमन उम्र होती है उस पर शादी होगी, शादी सही चलेगी या उसमें कोई परेशानियाँ होंगी, तलाक के योग क्या होते हैं, अलग हो जाने के योग क्या होते हैं, एक से अधिक शादी, दो या दो से ज़्यादा शादियों के योग क्या होते हैं। इन सबके ऊपर अगर अलग अलग वीडियो बनाए जा चुके हैं। जिससे शादी होगी वो इंसान कैसा होगा, जीवन साथी कैसा होगा, लाइफ पार्टनर कैसा होगा, और वो फिक्स होता है हर इंसान के लिए। तो कुंडली में एग्जैक्टली क्या योग बनते हैं, कैसे उसे जज किया जाता है, इस सब के ऊपर अलग वीडियोस बनाए जो चुके हैं। वो प्लेलिस्ट ऊपर दिखाई जा रही है, उसमें कई सारे वीडियोस हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि मैरिज की टाइमिंग कैसे करते हैं, कि भाई कौन सी वो दशाएं होती हैं जो कि अगर चल रही हैं और उम्र है इंसान की शादी होने लायक, कि कुंडली के मुताबिक, असली उम्र कुछ भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ग्रहों के मुताबिक आपकी एज चल रही है कि भाई इस उम्र पे शादी होगी, और दशाएं फिर जो चल रही हैं, तो कब कैसे उन दशाओं को देखा जाता है और कैसे गोचर अप्लाई किए जाते हैं, उनको आज सीखेंगे हम। तो पहले जो है यहाँ पे बेसिक रूल्स आपको बता देते हैं कि कौन से ग्रहों की दशाओं में विवाह के योग बनते हैं। तो कोई भी कुंडली, महिला हो या पुरुष, यह सब में एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले देखा जाता है तिथि का स्वामी ग्रह। तो तिथि का स्वामी क्या होता है, इसके ऊपर सब वीडियोस बनाए हैं। उसको कैसे देखा जाता है, कुंडली में उसकी भूमिका क्या है, सबके ऊपर डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। पर तिथि का स्वामी शादी चलाता है, मेन ग्रह होता है। जो लोगों को ये नहीं मालूम है वो इस बात को समझें, 7वें भाव से भी कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है तिथि का स्वामी। पंचांग में 5 अंग होते हैं, उनमें से तिथि एक होती है। तो जिस भी तिथि में आपका जन्म हुआ है, उस तिथि का जो स्वामी ग्रह होगा, मान लो प्रतिपदा में पैदा हुए तो प्रतिपदा का स्वामी सूर्य होता है, पूर्णिमा में पैदा हुए तो शनि होता है। तो ऐसे ही टेबल होती है। तो इसके ऊपर पहले ही विस्तार से चर्चाएं की जा चुकी हैं। पर तिथि के स्वामी की अगर दशा चल रही है, महादशा, अंतरदशा जो भी, तो वो शादी देने के लिए योग बनाएगा। उसके बाद आता है 7वां भाव, क्योंकि हम पहली शादी की बात कर रहे हैं। पहली शादी 7वें भाव से देखी जाती है। अगर किसी के कुंडली में एक से ज़्यादा शादी के योग बनते हैं कि भाई 2 शादी होंगी, 3 शादी होंगी, तो उसके लिए 7वां भाव नहीं देखा जाता है। 7वां भाव सिर्फ फर्स्ट मैरिज के लिए देखते हैं। तो पहली शादी अगर है तो अमूमन 7वां भाव मेन माना गया इसी वजह से, क्योंकि ज़्यादातर भाई एक ही शादी हो रही है। तो उसमें 7th हाउस इज़ मेन हाउस फॉर फर्स्ट मैरिज। और जो ग्रह 7वें भाव में बैठे हैं, जो 7वें भाव का स्वामी ग्रह है और जो 7वें भाव के स्वामी के साथ संबंध बना रहे हैं, अगर उन ग्रहों की दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं कुछ चल रही हैं तो भी शादी के योग बना देंगे। इसके बाद आता है शुक्र और गुरु। तो शुक्र तो महिला हो या पुरुष दोनों के लिए काम करता है, शादी देने के लिए योग बना सकता है। अगर कुंडली में वो कनेक्शन भी बनाए हुए हैं 7वें भाव या उसके स्वामियों से, तो और ज़्यादा बलशाली हो जाएगा। पर शुक्र रिलेशनशिप्स का, शादी ब्याह का कारक ग्रह माना गया है, इसलिए वो विवाह देने की शक्ति रखता है। कुंडली में उसकी स्थिति ठीक होनी चाहिए, और अगर उसकी दशाएं चल रही हैं तो उसमें भी विवाह के योग बनते हैं। इसके अलावा गुरु सिर्फ स्त्रियों के लिए देखा जाता है, पुरुषों के लिए नहीं। तो बृहस्पति को जो है, अगर कुंडली में महादशा, अंतरदशा कुछ है और उसका संबंध अगर विवाह के लिए ठीक आ रहा है, तो वो भी शादी देने के योग बनाएगा। और फिर लास्ट में आता है 12वां भाव। तो 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह, और सबसे बड़ी बात 12वें भाव का स्वामी ग्रह। तो 12वां भाव जो होता है वो दाम्पत्य सुख का होता है। तो वो भी 12वें भाव की भी भूमिका अहम मानी गई है शादी ब्याह देने के लिए। तो यहाँ पे जो है ये आपको मेन पैरामीटर्स देखने हैं। तिथि का स्वामी, 7वें भाव का स्वामी, 7वें भाव से संबंध बनाने वाले ग्रह, 7वें भाव के स्वामी से संबंध बनाने वाले ग्रह, शुक्र दोनों महिला पुरुष के लिए और गुरु सिर्फ महिलाओं के लिए।
और ये योग, यही पैरामीटर्स आपको नवांश कुंडली में भी चेक करने हैं। तो नवांश भी मेन कुंडली होती है, विवाह के लिए देखी जाती है। तो उसको कैसे देखते हैं, क्या उसकी भूमिका है, उसके ऊपर भी सब डिटेल वीडियोस हैं, आप उसको देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। अब नेक्स्ट रहता है कि इसको अप्लाई करेंगे। और एक और चीज़ है, आगे बढ़ने से पहले गोचर भी देखते हैं। पहले आपको योग देखने हैं कि भाई योग कैसे बन रहे हैं शादी के लेके, किस उम्र पे, उसके बाद दशा देखनी है, और फिर उन दशाओं में कब वो शादी एग्जैक्टली होगी। तो मान लो 3 साल की कोई दशा है, तो 3 साल में कौन से साल में होगी, तो फिर गोचर देखे जाते हैं कि कब ये इवेंट ट्रिगर हो सकता है। तो गोचर में जो है मेनली शनि गुरु के गोचर देख रहे हैं, बाकी किसी ग्रह को अभी नहीं लेना है। तो शनि और बृहस्पति मेन डबल ट्रांजिट देखते हैं। रूल क्या है, रूल ये है कि अगर दशाएं भी चल रही हैं, योग बने हुए हैं, गोचर लास्ट में देख रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि गोचर चल रहा है, दशा वशा चल नहीं रही तो शादी होगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो पहले योग होने चाहिए, फिर दशा होनी चाहिए। अगर योग है तो दशा रिजल्ट देगी, अगर योग ही नहीं तो दशा कुछ नहीं करेगी। और दूसरा, अगर योग भी है, दशा भी है, फिर गोचर है कि भाई अच्छा चलो ये टाइम चल रहा है, अब इसमें कौन से समय काल में शादी होने के योग बनेंगे, तो वो गोचर देखे जाते हैं। तो गोचर में शनि और गुरु को देखना है। शनि का अगर गोचर में ट्रांजिट पीरियड में 7वें भाव या 7वें भाव के स्वामी के ऊपर दृष्टि संबंध है या उसके ऊपर से गोचर कर रहा है, और दर कारक, जब जो ग्रह जिसकी सबसे कम डिग्री होती है कुंडली में, वो दर कारक माना जाता है। तो दर कारक जो होता है वो शादी चलाता है, पत्नी का कंट्रोलर होता है या पति कंट्रोलर होता है। तो वो जो है अगर उसके ऊपर भी शनि गोचर कर रहा है, राशि दृष्टि दे रहा है, उसमें ग्रह दृष्टि इतनी मायने नहीं रखती, राशि दृष्टि मायने रखती, वो जैमिनी का कॉन्सेप्ट है। तो राशि दृष्टि दे रहा है और 7वें भाव या 7वें भाव के स्वामी के ऊपर उसका गोचर चल रहा है, चाहे डायरेक्टली और चाहे एस्पेक्ट्स के थ्रू, तो वो विवाह को ट्रिगर करेगा। ऐसे ही गुरु का मेन होता है 7वें भाव के स्वामी, और चंद्र से केंद्र में हो जाना। तो अगर ये दोनों में से किसी भी तरीके की ये जो है गोचर में परिस्थिति गुरु बना देगा, शनि और गुरु साथ में ये कंडीशन बनाने चाहिए। अगर कोई एक ही बना रहा है तो शादी नहीं होगी। तो अभी देखिए यहाँ पे एक कुंडली हम ले रहे हैं, इसमें ये सारे रूल्स जो अभी बताए गए इसको अप्लाई करेंगे। तो ये एक पुरुष की कुंडली है, इसमें जो है विवाह की अगर बात करें तो इनकी शादी हुई 4 फरवरी 1990। अब इसमें जो है पहले मेन पैरामीटर्स जो हमने बात करी उनको देखते हैं। तो इसमें तिथि का स्वामी है वो है चतुर्थी। तो चतुर्थी में जन्म हुआ तो इसका स्वामी कौन होता है, बुध होता है। अगर आपको ये सब नहीं पता है कि तिथि का स्वामी कौन है, ये सारी इनको कैसे अप्लाई किया जाता है, ग्रह दोष क्या होते हैं, पंचांग दोष क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये। तो इनको शादी के लिए कैसे देखते हैं, इनके ऊपर तमाम वीडियोज़ में पहले बना चुका हूँ। आप से फिर से आग्रह है कि आप उसको प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें अगर नहीं जानते इस बारे में। तो बात आती है कि यहाँ चतुर्थी में जन्म था, तो बुध की तिथि में पैदा हुए, तो बुध वो ग्रह है जो शादी ब्याह चलाएगा। तो अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो बुध कहाँ है, 7वें भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, हाँ 11वें भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, सूर्य के साथ और बुध के मंगल के साथ। तो अब यहाँ पे बुध जो है शादी जो है बहुत देरी से नहीं देगा। फिर 7वें भाव पे कोई पाप प्रभाव नहीं गए हैं, हाँ। तो इसमें एक बात ये रहती है कि विवाह जो है वो ठीक उम्र पे हो जाना चाहिए, और इसमें बुध जो है वो विवाह के लिए योग ठीक बना रहा है। फिर ऐसे ही मंगल 7वें भाव का स्वामी है, तो मंगल की भी कंडीशन देखें तो मंगल वर्गोत्तम है, पुष्करांश में है, बली मंगल है ये। तो ये भी क्या करेगा विवाह में, मंगल वैसे लोग सोचते हैं कि बहुत देरी करता है, हर बार नहीं करता है। अगर ताकतवर होगा, ठीक बैठेगा, कोई पाप प्रभाव नहीं होंगे, तो मंगल जो है विवाह को बहुत डिले नहीं करता। और इसमें तो वैसे भी कोई मंगल दोष ऐसी स्थितियाँ उसने नहीं खड़ी की हैं। तो ये कंडीशन आती है कि यहाँ पे सूर्य मंगल बुध इकट्ठे हुए। अब इनकी जब महादशा सूर्य की थी और अंतरदशा मंगल की थी, 3 फरवरी 1990 में सूर्य मंगल शुरू हुए, 4 फरवरी 1990 को इनका विवाह हुआ। तो अब इसमें बात ये रहती है कि सूर्य महादशा चल रही थी, सूर्य विवाह दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि भाई सूर्य क्या है, 7वें भाव के स्वामी के साथ बैठा है, तिथि के स्वामी के साथ बुध के साथ बैठा है, नवांश में वो 7वें भाव का स्वामी बन के बैठा है, हाँ। और बुध इसमें 12वें भाव का भी स्वामी है, तो 12th लॉर्ड भी बोला। तो इसमें सारे योग, सारे जो एक्टिवेशंस है वो सूर्य पैदा कर रहा है। और सूर्य अगर देखोगे नक्षत्र में तो शुक्र के नक्षत्र में है, तो शुक्र पत्नी का कारक होता है। तो इसमें कंडीशन ये हुई कि सूर्य तो विवाह के देने के लिए जिम्मेदार ग्रह बनता है। अगली बात आती है अंतरदशा मंगल की रही, मंगल सीधे तौर पे शादी दे सकता है। तो मंगल जो है यहाँ पे 7वें भाव का स्वामी है, कंडीशन उसकी ठीक है, कोई पाप प्रभाव ऐसे कुछ उसके ऊपर गए नहीं है, जिसके चलते ये पता चले कि यहाँ पे विवाह सही उम्र पे होना चाहिए। और सूर्य मंगल जब लगे तो अगले ही दिन 3 फरवरी 1990 दशा शुरू हुई और 4 फरवरी 1990
विवाह हुआ। और इसमें अगर हम गोचर की बात करते हैं तो उस वक्त शनि का गोचर तीसरे भाव पे ही था, गुरु का गोचर 9वें भाव पे ही था। तो गुरु और शनि आमने सामने थे, तीसरे भाव पे शनि का गोचर चल रहा था और 9वें भाव पे गुरु का गोचर चल रहा था। तो शनि का गोचर कहाँ हो गया? 7वें भाव के स्वामी मंगल के ऊपर। गुरु का गोचर कहाँ हो गया? 7वें भाव के स्वामी मंगल के ऊपर दृष्टि संबंध में। ठीक, तो इसमें जो है परिस्थिति ये रही कि ये विवाह देने के लिए उपयुक्त समय आता था। तो इसमें कैसे इसको टाइम करते, जितने पैरामीटर्स हमने बोले वो सारे इसमें फिट बैठ रहे हैं। तो एक तो ये जो है उदाहरण कुंडली हमने समझी। अगला केस यहाँ लेते हैं, यह है इंदिरा गांधी जी की कुंडली, बहुत ही प्रसिद्ध कुंडली है। अब इसमें जो है इनका जो विवाह हुआ इंदिरा गांधी जी का, वो हुआ 26 मार्च 1942, तो 1942 मार्च में। तो अब इसमें जो है राहु में शनि दशा जब चल रही थी तब इंदिरा गांधी जी की शादी हुई। तो अब इसमें अगर देखें तो राहु और शनि क्या विवाह दे सकते हैं? पहले राहु को पकड़ेंगे तो राहु देखें तो शुक्र के साथ है, उसके बाद शुक्र और गुरु परिवर्तन में है। तो इसमें ये 3 ग्रह, शुक्र राहु गुरु 3 ग्रह संबंध में चले गए। तो शुक्र राहु गुरु 3 ग्रहों का संबंध बना। अब हमने बात कही थी कि गुरु और शुक्र वैसे भी विवाह के कारक माने जाते हैं। गुरु महिलाओं के केस में पति का कारक है और शुक्र वैसे ही विवाह का कारक है, स्त्री हो या पुरुष, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे राहु को अगर देखें तो राहु का संबंध उन 2 कारक ग्रहों से बनता है जो कि विवाह के लिए माने जाते हैं, मेन ग्रह होते हैं। तो शुक्र और गुरु से राहु का संबंध बन गया। इसके बाद अगर देखेंगे तो नवांश में भी राहु जो है शुक्र को बुध को और शुक्र को दृष्टि देता है, मेनली बुध को। तो बुध क्या है? 7वें भाव का स्वामी है। फिर राहु जो है वो बुध की ही राशि में भी है। तो राहु और केतु की देखिए अपनी कोई पहचान नहीं होती है, वो जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं उसकी तरह हरकत करते, बिहेव करते हैं। तो अगर राहु नवांश में जो विवाह के लिए मेन भाव होता है, कुंडली देखी जाती है, तो उसमें बुध की तरह अगर बिहेव करेगा तो बुध 7वें भाव का स्वामी है, शादी चला रहा है। तो इसमें बात ये रही कि शुक्र राहु जो है वो विवाह देने के लिए जिम्मेदार बन जाएगा। अगली बात आती है राहु में अंतरदशा जो रही वो शनि की। शनि जो है वो डायरेक्टली भाई 7वें भाव का स्वामी है, चंद्र शनि राशि परिवर्तन है, 7वें भाव पे शनि की दृष्टि है। तो शनि तो सीधे तौर पे विवाह के लिए जिम्मेदार बना हुआ है और शनि का ही प्रत्यंतर भी था जब इनका विवाह हुआ। तो यहाँ पे जो है अगर हम प्लेसमेंट देखें राहु शनि का, तो इसमें यहाँ जितने अभी पॉइंट्स बोले गए वो सारे यहाँ पे मैच कर जाते हैं पैरामीटर्स। और अगर हम जो है तिथि के स्वामी को भी देखते हैं तो तिथि का स्वामी इंदिरा गांधी जी की तिथि क्या थी? षष्ठी तिथि में पैदा हुई। तो षष्ठी का स्वामी होता है शुक्र। अब देखो राहु की महादशा थी तो राहु किसके साथ बैठा है? शुक्र के साथ बैठा है। शुक्र तिथि का स्वामी है, शादी चला रहा है। अब ये प्लेसमेंट एक सुखद विवाह का प्लेसमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम क्वालिटी ऑफ मैरिज की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ टाइमिंग ऑफ मैरिज की बात कर रहे हैं। ये बात दिमाग में ध्यान में रखिए कि यहाँ सिर्फ शादी कब हुई और कौन सी दशाओं में हुई, बस यही बताया जा रहा है। वो शादी कैसी रहेगी, ठीक रहेगी, खराब रहेगी, उसके लिए अलग योग देखे जाते हैं, पैरामीटर्स अलग होते हैं और उसके ऊपर पहले ही बहुत सारे वीडियोज़ में बना चुका हूँ। अब अगली बात आती है कि इसमें अगर गोचर देखते हैं उसी वक्त जब ये विवाह इनका हुआ था, तो यहाँ पे 26 मार्च 1942 में तो शनि और गुरु इकट्ठे गोचर कर रहे थे 11वें भाव पर। ठीक है, तो 11वें भाव में मतलब वृषभ राशि में शनि और गुरु का गोचर था। तो अगर वृषभ में गोचर था तो शनि और गुरु अपने नेटल जुपिटर पे ट्रांजिट कर रहा था। यहाँ से गुरु की दृष्टि कहाँ पड़ी? 7वें भाव पे पड़ी, जो कि विवाह का मेन भाव है। शनि की दृष्टि कहाँ पड़ी? 7वें भाव के स्वामी शनि के ऊपर पड़ी। तो यहाँ पे ट्रांजिट पीरियड भी सपोर्ट करता था शनि गुरु का, जो कि विवाह देने के लिए उत्तम था। तो ये हमने 2 कुंडलियों के माध्यम से समझा। अब इसमें जो है तीसरी कुंडली लेते हैं, ये है एंजेलिना जोली। अब इनकी 3 शादियाँ रहीं। रिलेशनशिप्स तो तमाम एक रहे, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो सब क्यों रहा, कैसे रहा, उसका कारण है पंचांग दोष का बनना। अब इसमें जो है यहाँ पे इनकी जो तिथि का स्वामी है वो है चंद्रमा। 10वीं तिथि में पैदा हुई तो 10वीं का स्वामी होता है चंद्र। अब चंद्रमा के साथ एक रूल होता है कि अगर चंद्रमा राहु या गुरु के साथ बैठा और चंद्र की तिथि में आपका जन्म है तो चंद्रमा ग्रह दोष बनाएगा। अब यहाँ पे चंद्र गुरु मंगल ये देखने में बड़ा उत्तम कॉम्बिनेशन लगता है, बट ये विवाह के लिए बहुत ही बेकार कॉम्बिनेशन है, दोष बनता है। तो ये विवाह ठहरने ही नहीं देगा, कितने ही विवाह कर लें, कितने ही संबंध बने, टिक नहीं सकते। तो इसमें बात ये रहेगी कि ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, इन्हीं की कुंडली को लेके एक्सप्लेन किया है। डिवोर्स कब होते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, कई शादियां कब होती है, उसमें इनके अतिरिक्त और भी कुंडलियां विचार की गई हैं, उसको आप देख सकते हैं। पर अब यहाँ पे 3 जो कथाकथित शादी रही हैं मेन, वो देखते हैं। तो पहली जो एक विवाह रहा इनका वो रहा मार्च 1996।
ठीक है। तो 26 मार्च 1996 अप्रॉक्सीमेट, नहीं 28 मार्च 1996 ऐसे कोई डेट है। तो मार्च 1996 में पहली इनकी शादी रही जो 4 साल के करीब चली, तो 96 से 2000। तो अब ये अगर दशा देखें तो उस वक्त ये महादशा इनकी चल रही थी, शुक्र की महादशा शुरू हुई थी, और शुक्र में शुक्र ट्रिपल शुक्र, तो शुक्र 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 में ही पहली शादी हुई। तो पहली शादी जो हुई, अब यहाँ पे देखो शुक्र क्या है भाई, एक तो शुक्र जो है वो शनि के नक्षत्र में है, 7वें भाव का स्वामी है। शुक्र 7वें भाव को दृष्टि देता है, भावोत्तम है, लग्न में भी जो है पहले भाव में है, यहाँ पे भी नवांश भी पहले भाव में है। और शुक्र विवाह का कारक ग्रह होता है, जैसे मैंने आपको कहा। तो शुक्र जो है यहाँ पे शादी देने के लिए जिम्मेदार आता है। कोई पाप प्रभाव शुक्र के ऊपर खास कोई गया नहीं है, ना लग्न में ना नवांश में। तो कैपेसिटी टू गिव मैरिज एंड रिलेशनशिप्स शुक्र के पास बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक बात आ गई कि शुक्र जो है वो शादी देने के लिए लायक है, पूरी तरीके से शक्ति है उसके पास। तो शुक्र में पहली शादी हुई, शुक्र शुक्र शुक्र। और इसके बाद जो दूसरी शादी हुई वो हुई 2000 में, मई 2000 में। तो 5 मई 2000 में दूसरी शादी हुई, पहली शादी खत्म हो गई, 2000 में ही खत्म हुई, दूसरी शादी भी 2000 में ही हुई। तो उस वक्त जो दशा चल रही थी सन 2000 में, मई 2000, 5 मई 2000, वहाँ पे शुक्र में चंद्रमा लगा। अब दूसरी शादी कहाँ से देखते हैं? 9वें भाव से देखते हैं। तीसरी शादी कहाँ से देखते हैं? 11वें भाव से देखते हैं। तो पहली शादी 7वां भाव, दूसरी शादी 9वां भाव, तीसरी शादी 11वां भाव, चौथी शादी लग्न। तो 3-3 का जंप लेते चले जाओ, वैसे वैसे जो है शादी आती जाएगी। तो कंडीशन यहाँ रहेगी कि यहाँ पे 3 शादियाँ रहें। तो दूसरी शादी 9वें भाव से देखते थे। अब शुक्र में चंद्रमा, तो चंद्रमा कहाँ है? 9वें भाव में, 9वें भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ है। तो दूसरा विवाह शुक्र में चंद्र में हुआ मई 2000 में। तो यहाँ पे शुक्र चंद्र राहु, तो राहु कहाँ है भाई? गुरु और राहु 2 ग्रह शादी दे सकते हैं, मंगल दे सकता है, गुरु दे सकता है। दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। तो गुरु और राहु म्यूचुअल एस्पेक्ट है, मंगल वहीं पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी? ये रिलेशनशिप तो पहले ही दे चुका था, बट शादी एक जो रही वो मई में हुई 2000 में। तो कंडीशन ये रही कि शुक्र चंद्रमा दूसरी शादी दे रहे हैं, 9th हाउस को एक्टिव मार दिया, जो कि दूसरी शादी के लिए मेन होता है। इसके बाद ये शादी भी बहुत लंबे समय नहीं चली, वो कुछ 2-3 सालों में ख़त्म हो गई। फिर अगली शादी इनकी हुई 2014 में, ब्रैड पिट। तो उससे जो है अगस्त 2014, 14 अगस्त 2014, तो वो भी शुक्र में ही रही। तो शुक्र की ही महादशा और अंतरदशा रही केतु। तो शुक्र और केतु पीरियड में। और तीसरी शादी किससे देखते हैं? 11वें भाव से देखते हैं। तो 11वें भाव का स्वामी खुद शुक्र है, विवाह तो तीसरी दे ही सकता था। केतु 11वें भाव में ही बैठा हुआ है, तो वो भी शादी जो है दे सकता था। और इसमें जो रिलेशनशिप था वो बुध ही पैदा कर देगा, क्योंकि बुध जो है वो 11वें भाव में ही है। तो बुध मतलब 2011 से शुरू हुआ सितंबर से, और 2014 जुलाई तक चला। तो रिलेशनशिप तो वो पहले ही दे चुके थे, बट उससे कंडीशन ये रहती कि वो प्रॉपर मैरिज की सेरेमनी में जो तब्दील हुआ वो बाद में हुआ, वो केतु में हुआ, वो भी टिका नहीं, ख़त्म हो गया। तो शुक्र में केतु, तो शुक्र में ही कई रिलेशनशिप्स रहे, 3 शादियां रहीं, चली कोई भी नहीं। बट इसके जो है तीनों यहाँ पे दशाओं का एक्टिवेशन देखो, तो उसमें ये पार्ट रहेगा कि हर बार वो दशाएं चलती आई हैं जो कि विवाह देती हैं, शादी के लिए जिम्मेदार थी। सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, फर्स्ट मैरिज देख सकते थे, वो दशाएं यहाँ पे एक्टिव चल रही थी जब जब वो शादी हुई। और अगर इसमें आप गोचर देखेंगे इनके केस में, तो यहाँ पे गोचर अगर देखते हैं तो जैसे तीसरी शादी का अगर गोचर देखते हैं तो गुरु लग्न में था, शनि चौथे में था। हाँ, तो यहाँ पे अगर गुरु कर्क में ट्रांजिट कर रहा था 2014 में और शनि चौथे में, तो यहाँ से दोनों के दोनों शुक्र जो कि 11वें भाव का स्वामी उसको घेर रहे थे, मतलब कि दृष्टि भी दे रहे हैं, एक उसके ऊपर ही से ट्रांजिट कर रहा है, तो थर्ड मैरिज दे दी। ऐसे ही जो पहली शादी हुई 1996 में, तो तब जो है शनि गुरु कहाँ थे? शनि का 9वें भाव पे गोचर चल रहा था और गुरु का यहाँ पे 6ठे भाव पे गोचर चल रहा था। तो 6ठे भाव से गुरु सीधे 7वें भाव यानी शनि को म्यूचुअल एस्पेक्ट देता था, तो वो एक कंडीशन। और शनि का गोचर 9वें भाव पे था, 7.5 चल रही थी, चंद्र के ऊपर से ही चल रही थी। तो चंद्र के ऊपर से केंद्र में शनि गुरु ट्रांजिट कर रहे थे, तो वो इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट पीरियड होता है जब शनि गुरु चंद्र से केंद्र में ट्रांजिट करते हैं। तो यहाँ पे अगर गोचर भी देखा जाए तो वहाँ पे भी जो है वो एक्टिवेशन का जो पार्ट है वो दिखाई देता है। तो इसमें हमने ये 3 एग्जाम्पल्स लिए जिनके माध्यम से हमने ये समझा कि कैसे जो है कुंडली में
आपको शादी ब्याह देखना है, कौन सी महादशाएं अंतरदशाएं शादी दे सकती हैं। और इसमें देखिए यहाँ पे आपको खाली विंशोत्तरी दशाओं से ही बताया गया है, जो कि अपने आप में यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। पर अगर आप चाहें तो चर दशा को भी लेकर आ सकते हैं। चर दशा राशियों की दशा होती है, जेमिनी के कॉन्सेप्ट्स उस पर एप्लीकेबल होते हैं। जेमिनी के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं, कैसे उसमें नियम कायदे होते हैं, कैसे उसे देखा जाता है। उसको भी अगर आपको लगा कि वेरीफाई करना हो पैरेलली, तो आप उससे भी एग्जैक्टली सेम चीज़ पाएंगे कि हाँ, विंशोत्तरी दशा चर दशा दोनों एक ही चीज़ दिखाती हैं। हर बार एक ही चीज़ दिखाएंगे। अगर कोई घटनाक्रम हो रहा है तो शादी के लिए अगर ये अलाउ कर रही है तो वो भी रिजल्ट बनाएगी कि इस दशा में ही विवाह होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये बखूबी जाना कि कौन सी महादशाएं अंतरदशाएं विवाह देने के लिए जिम्मेदार बनती हैं, और कैसे उसे कुंडली में अप्लाई किया जाता है, गोचर कैसे देखे जाते हैं, इन सारी बातों की विस्तार से चर्चा की। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे जो है सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी सभी फेसबुक पोस्ट और रील्स और जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आगे दें। नमस्कार, धन्यवाद।